Can you hear this sound? कभी किस्मत होगी तो उस किनारे पे एक घर होगा मेरा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त निशा। आपके लिए लेकर आई हूं बातें पहाड़ों की। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये फादर्स डे स्पेशल एपिसोड है। आई नो फादर्स डे गुजर कर बहुत दिन हो गए, पर जानबूझकर आज का पॉडकास्ट मैंने फादर्स डे बीत जाने के बाद लिखा। रिकॉर्ड भी बाद में ही किया और एडिट करके डालने में थोड़ी सी देर हो गई। आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में कुछ हिस्सा मैंने मराठी में बोला है। मैं मेरे पापा से हमेशा ही मराठी में बात करती थी। चलिए तो शुरू करते हैं बातें पहाड़ों की एपिसोड 2 फादर्स डे स्पेशल। मैं हमारे बेस कैंप के पिछली तरफ ब्यास नदी के किनारे मेरे 2 और दोस्तों के साथ बैठी थी, जिनको मिले हुए महज चंद घंटे हुए थे। बहती नदी की आवाज़ मानो सुकून दे रही थी। शांत वातावरण, कुछ पंछियों की हल्की किलबिलाहट बहती लहरों के पीछे दबी दबी सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा, हल्की धूप, बहुत साफ पानी। नदियाँ तो कई देखी थी मैंने आज तक, पर ब्यास नदी से पहली नज़र में प्यार हो गया। वैसे तो पानी से बहुत डर लगता है, पर नदी के बहाव में पैर गीले करने को मेरा मन अपने आप ही आगे हो लिया, मानो कोई पुरानी सहेली बड़े दिनों बाद मिली हो और बाहें अपने आप ही उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी हो। किनारे ही एक पत्थर पर बैठकर पैरों को मैंने पानी में हल्के से डुबोया। एकदम से कोई बिजली का करंट लग गया हो मुझे। पानी बहुत ठंडा था। कुछ पलों से ज़्यादा पैर पानी में रख नहीं पा रही थी और पैरों को पानी से ज़्यादा दूर भी नहीं रख पा रही थी। कुछ पल सुन-मुन बैठी रही, अपने अंदर मानो इस नदी की लहरों को बहा कर लेके जा रही थी। जितनी देर भी बैठूं, गागर में सागर कैसे समाएगा। फिर जेब से फ़ोन निकाला और पहले मम्मी जी को वीडियो कॉल लगाई। उनको नदी दिखाई। अपने बेटे को भी दिखाना चाहती थी, पर कमबख्त उसी समय खेलने चला गया था। फिर माँ को वीडियो कॉल लगाया, उसे भी नदी दिखाई। माँ और मम्मी जी अपने उम्र और तबीयत के कारण पता नहीं कब ब्यास नदी के दर्शन कर पाएंगी। कम से कम मेरी नज़र से तो उन्हें इस मोहक नज़ारे का दर्शन करा दूँ। अनंत कुदरत की खूबसूरती जो हर पल रूप बदलती है, जो खुली आंखों से दिल में नहीं समाती, वहाँ कृत्रिम फ़ोन और लेटेस्ट कैमरास की क्या औकात। पर कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। फिर बहती नदी के मधुर सरगम को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया, तस्वीरें खींची, कुछ वीडियोस भी बनाए। एकदम से नज़र सामने के किनारे पहुंची। ऊंचे ऊंचे चिनार के पेड़ मानो मुझे पुकार रहे थे। कई सालों पहले देखा अपना एक सपना याद आया। नदी के किनारे एक छोटा सा घर हो, घर के सामने नहीं, पीछे की तरफ नदी बहती हो। यहाँ भी तो कैंप के पीछे की तरफ ही नदी थी। शायद इसी सपने के कारण मुझे ये नदी और ये किनारा जाना पहचाना लग रहा था। मैंने फिर से फ़ोन निकाला और वो वीडियो बनाई जिसकी क्लिप आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखी थी। मुझे इच्छा हुई कि इस नदी के उस किनारे किस्मत होगी तो मेरा एक घर ज़रूर होगा। जब मैंने घर की बात की तो मेरे मन की एक लहर ने समुंदर के मौज का रूप ले लिया। मुझे अतीत के एक ऐसे पल में ले आई जो मैंने भुला दिया था, ऐसा मुझे भ्रम हो गया था। हॉस्पिटल के आईसीयू से स्पेशल आईसीयू वार्ड में बाबा को शिफ्ट किया था। पिछले 5 दिनों से बाबा होश और बेहोशी की खींचातानी में फंसे हुए थे। मैं जब भी उन्हें देखने अंदर जाती, उनके कानों में अच्छी अच्छी बातें कहने की कोशिश करती।
जीने की उनकी आशा बंधी रहे, बस यही मेरा इरादा था। देखना बाबा, 2 दिन में आप ठीक हो जाओगे, फिर आपको रूम में शिफ्ट कर देंगे और हम दोनों मिलकर पुरानी हिंदी फिल्में देखेंगे। बाबा, आपको जल्द ठीक होना है, हमें घर जाना है ना। अरे बाबा, आपको पता है, आज तो हरी ने कमाल कर दिया, मकौड़े के पीछे पूरे आंगन में भाग रहा था। बाबा, हमारा नया पेंट हाउस देखने आएंगे ना आप? बहुत बड़ी सोसाइटी है, 12वें माले पर घर है मेरा। सुबह टेरेस से सनराइज दिखता है और शाम को पीछे यूटिलिटी एरिया में सनसेट। लोग गार्डन व्यू, हिल व्यू, रिवर व्यू वाले होटल के रूम पसंद करते हैं। अरे आपके बेटी के पास तो यूटिलिटी एरिया में भी सनसेट व्यू है। नीचे बड़ा सा गार्डन है, प्ले एरिया है, जिम है, वॉकिंग ट्रैक है, स्केटिंग रिंग है, फाउंटेन्स है, यहाँ तक कि बैंक्वेट हॉल भी है हमारी सोसाइटी में। मेरा घर देखने आओगे ना? मेरी बातों का बाबा कभी जवाब देते, कभी नहीं। कभी बस भारी आंखों को खोलने की कोशिश भर करते। बट दैट वॉज माई लकी डे। पापा ने बंद आंखों से ही पूछा, स्विमिंग पूल नहीं है क्या? उनकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं ना पापा, बस यही एक कमी रह गई है। एकदम से टीस उठी मेरे मन में। पापा के वो शब्द फिर से मेरे गानों में गूंजे। न पापा मेरा पेंट हाउस देख पाए, न फिर से अपने घर जा पाए, और ना ही कभी फ्यूचर में मेरा किसी नदी के किनारे घर होगा तो वो देख पाएंगे। उनके आखिरी समय में न जाने कितनी आशाएं जगाने की कोशिश की थी मैंने। क्या वो इन अधूरी आशाओं को लेकर ही अपने अगले सफर पर गए? क्या मेरी बातों से उन्हें तकलीफ पहुंची होगी? सारे सवालों ने मेरे मन में इतना उधम मचाया कि बहती नदी की वो आवाज उनके सामने टिक नहीं पाई। मुझे एहसास हुआ कि जो मैं दुनिया के सामने दिखाती हूँ ना कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैंने बाबा की डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है, अब उनकी यादों से तकलीफ नहीं होती, ये सब एक भ्रम मात्र था। वो भ्रम टूटा और अपने आप ही मेरे आंखों से पानी बहने लगा। वो टीस, वो तकलीफ अब भी मेरे मन में किसी गहरे कोने में दबी हुई है। आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही तो जिंदगी है, पर अपनी मर्जी से जाने देना कहाँ इतना आसान होता है। अगर हमारे हाथों में होता तो हम अपने अपनों को कभी जाने ही न देते, बांधे रखते उन्हें अपने दामन से। इसीलिए शायद जीवन और मृत्यु हमारे हाथों में नहीं है। 4 साल से ऊपर हो गए हैं बाबा को गए हुए, पर मैंने उन्हें अभी तक जाने नहीं दिया था। पूरे दिन में कोई न कोई एक ऐसा पल तो रोज आता था जब मेरा मन उन्हें पुकारता था और फिर जवाब के लिए तरसता था। अब इस तकलीफ के साथ एक और सवाल जुड़ गया था, जो मैंने अपने ट्रैक के दौरान हिमालय की उस हर एक चोटी से पूछा जो मुझे नजर आ रही थी। क्यों मेरे बाबा कभी यहाँ नहीं आ पाए? क्यों वो इन वादियों से ढकी चोटियों को नहीं देख पाए? हिमालय, कहते हैं जब तक तू नहीं बुलाता तब तक कोई तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तुमने क्यों मेरे बाबा को नहीं बुलाया? मैंने उनकी यादों को दिल की गहराइयों में दबाने की कितनी कोशिश की है, पर तुम उन यादों को क्यों बार बार उभार कर सतह पर ले आते हो? मुझे यहाँ बुलाकर सुकून देने की बजाय तुम क्यों मेरे मन में वही सवाल बार बार घोल रहे हो? तुम्हें पता है, मैं जितनी बार तुम्हारा विशाल रूप देखती हूँ और आंखें बंद करती हूँ ये सोचकर कि अभी बस पिछले ही पल जिस मोहक हिमालय का रूप देखा है उसका प्रतिबिंब मन के पर्दे पर प्रकाशित होगा, पर पता है मुझे मेरे बाबा ही नजर आते हैं, हंसते मुस्कुराते, पुराने गाने गुनगुनाते, गाड़ी चलाते हुए, हमारे साथ खाना खाते हुए, दुकान के हिसाब किताब की बहियां पलटते हुए, रात को 0 बल्ब की रोशनी में हमें शिव चरित्र पढ़कर सुनाते हुए, पुराने किस्सों को याद करते हुए। इतने साफ दिखते हैं ना, मानो यहाँ मेरे सामने ही खड़े हैं। हाथ बढ़ाकर अब भी मैं उनको छू लूं, पर जब भी हाथ बढ़ाती हूँ निराशा ही हाथ आती है।
पता है, पापा काफ़ी अरसे तक बीमार रहे थे। मैंने डिसाइड किया था कि मैं बीमारी के दौर वाले बाबा को कभी याद नहीं करूंगी। मुझे अच्छे हेल्दी बाबा ही याद आते हैं। तुम्हें तो बहुत घमंड है ना अपने सुंदर और विशालकाय रूप पर मेरे मन में मेरे बाबा इतने बसे हुए हैं कि तुम्हारी एक झलक, एक हल्की छवि बसाने की भी जगह नहीं बची। तुम्हारी क्या औकात मेरे बाबा के सामने। मेरा ये एक तरफा संवाद उन पहाड़ों के साथ 4 दिनों तक चलता रहा। 5वें दिन हम जब कैंप साइट पर पहुंचे तब मैंने ना चाहकर भी फिर से पहाड़ों से वही एक तरफा संवाद शुरू किया। मैं थक चुकी थी वही सवाल दोहरा दोहरा कर। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये हिमालय भी मेरी तकलीफ दूर नहीं कर पाएगा। फोन पर मिलिंद और हरी से बात करते करते भी मैं अनजाने में रो पड़ी। माँ को तो कॉल लगाने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। कहते हैं पहाड़ों में हर कोई अपने आप ही मेडिटेट करने लगता है, पर मैं आंखों को बंद ही नहीं कर पा रही थी। अगली सुबह मैंने डिसाइड किया कि मैं हिमालय से बात नहीं करूंगी। मेरी तकलीफ से उसे क्या। आज तक डील किया है, इससे आगे भी अपनी तकलीफों से मैं खुद ही लड़ लूंगी। तुम्हें क्या लेना देना। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं हिमालय की तरफ देखकर ध्यान नहीं लगाऊंगी, उसके सामने अपनी भावनाओं की नुमाइश नहीं करूंगी। पर कहते हैं ना, उसकी मदद अगर आपको चाहिए तो तुम्हें पूरी तरह से हार जाना पड़ता है। मैं भी हार चुकी थी। उस पल हिमालय ने मुझे फिर से अपनी तरफ खींचा, आकर्षित किया, और अगले ही पल मैं फिर से एक पत्थर पर उसके सामने फेस कर बैठी हुई थी। मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया था, किसी भी प्रकार की कोई संवेदना ही नहीं थी, क्योंकि उस हिमालय से अब किसी प्रकार की मदद की अपेक्षा ही नहीं थी। शायद वो हिमालय मेरे नाउम्मीद होने की ही जैसे राह देख रहा था। मैंने आंखें बंद की और मेरे मन के सारे दरवाजे उस हिमालय ने खोल दिए। बंद पलकों के पीछे उस दिन मुझे बाबा नहीं बल्कि विशाल काय और सफेद हिमालय दिख रहा था, बिल्कुल साफ, अलौकिक सूर्य प्रकाश में नहाया हुआ। इतना सुंदर हिमालय का रूप मैंने खुली आंखों से भी नहीं देखा था। आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे। मुझे नहीं पता था कि खुली आंखों से पिछले ही पल देखा हुआ नजारा अगले पल बंद आंखों से यादों के पर्दे पर देखना इतना मुश्किल हो सकता है, और इसके लिए मैं इतना तड़पूंगी। मैं हिमालय के उस रूप को निहार रही थी और एक आवाज मेरे कानों में गूंजी। छकुली, मेरे बाबा की आवाज। वो मुझे हमेशा छकुली कह के पुकारते थे। मेरी धड़कनें रुक गई। निशी, का ग इतका त्रागा करतेस? मी जिथे आहे तिथे सुखात आहे, तू सुखात राहा। मी इथेच आहे, तुझ्यासोबत, आईसोबत, भैलूसोबत. काळजी करू नकोस, थांबू नकोस, पुढे जा. खूप सुंदर जीवन तुझी वाट बघतंय. आपण पुन्हा नक्की भेटणार आहे ग. विश्वास ठेव. खूप प्रेम कर सगळ्यांवर. जे झालं ते विसरणं इतकं सोपं नसतं, पण त्याचं दुःख करण्यात जे आहे त्याच्याकडे दुर्लक्ष नको करूस ग पोरी. जे आहे त्याला जप, प्रेमाने फुलव. काहीच सरळ सोपं आणि परफेक्ट नसतं. जे आहे त्यासाठी कृतज्ञ राहा. त्रागा नको ग करूस. प्रेम कर आणि विश्वास ठेव. विश्वास ठेव, आपण पुन्हा नक्की भेटणार. ये शब्द मेरी बाबा के आवाज में मेरे कानों में गूंज रहे थे. मैं लिटरली फूट फूट कर रोई थी उस पल. शांत वादियों में मेरा रोना गूंज रहा था. एक एक आंसू मेरे आंखों से ढल रहा था और मुझे मेरी एक एक तकलीफ से मुक्त कर रहा था. इस अनुभव को मैं जितना भी चाहूं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती. पर इसके बाद बाबा की यादें तो रोज आती रही, पर उनके यादों के साथ अब आंसू नहीं आते थे.
तकलीफ नहीं होती थी। मुझे लगता है मेरे सवालों के सारे जवाब, मेरी तकलीफ़ों का मरहम मेरे अंदर ही था, पर उसे पहचानने के लिए, देखने के लिए मैं तैयार नहीं थी। मैं चिढ़ रही थी, लड़ रही थी, हारने को तैयार नहीं थी। पर जिस पल मैं हारी, मैंने हथियार डाल दिए और उम्मीद छोड़कर समर्पण किया, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। मेरे बाबा की वो आवाज़ मेरे मन में मौजूद थी, पर मेरे तकलीफ और सवालों के आगे मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। जब से मैं लौटी हूँ, मुझे अब चिड़चिड़ नहीं होती, गुस्सा कम आता है। लोग मुझे परेशान करना चाहे तब भी मैं परेशान नहीं होती, खुश रहती हूँ। मेरे साथ रहने वालों ने मेरे बर्ताव में ये फ़र्क ज़रूर महसूस किया होगा। अब मेरा मन बड़ा हो गया है। ऑफ कोर्स इसमें हिमालय जो समाया है। पता है, पिछले साल फादर्स डे पे मैं खूब रोई थी। हर बार जब मैंने मेरे आसपास किसी को अपने पापा को विश करते हुए देखा, गले लगाते हुए देखा, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरे दोस्त, हर कोई, मुझे लगता था कि मैं किसे गले लगाऊं, किसको विश करूं, कौन मेरे सर पर हाथ रखेगा, कौन मुझे छकुली कहेगा। पिछले साल भी मैंने फादर्स डे पर केक बनाया था, अपने बेटे के पिता के लिए, अपने पापा जी के लिए। अपना दुख, अपनी तकलीफ कभी अपने परिवार की खुशियों के आड़े आने नहीं दी। पर मन में एक अफसोस जरूर था। अपने आंसू किसी के सामने नहीं आने दिए, पर वो मुझे अंदर ही अंदर खा रहे थे। इस साल का अनुभव बहुत अलग था। पूरा दिन बाबा याद आते रहे, पर इस बार मुस्कुराहट थी, आंसू नहीं थे। उत्साह था, अफसोस नहीं था। मैंने अपने बाबा की बात मानी। जो चला गया उसके दुख को भुलाकर जो है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया। इस बार भी मैंने केक बनाया, पूरी श्रद्धा और प्यार के साथ। और सच मानो, ये केक मेरे आज तक के सभी केक में सबसे बेस्ट था। उस रात सोने से पहले मेरे मन में कोई अफसोस नहीं था, बल्कि संतोष था कि आज मेरे बाबा नहीं है तो क्या हुआ, उनका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है। मेरे सर पर पापा जी का हाथ है, जिन्होंने अपनी बहू के लिए धीरे धीरे ही सही कई रिवाज बदले, अपना मन बड़ा किया। आज मेरे बेटे पर पिता की छत्र छाया है। मेरे आसपास नई जनरेशन अच्छा पिता बनने के लिए तैयार हो रही है। और क्या चाहिए मुझे? अरे, पिता का प्यार हिमालय की बर्फ की तरह पिघल नहीं जाता, मजबूत चट्टानों की तरह हमेशा साथ खड़ा होता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मेरे इस अनुभव के बारे में मैंने अपने परिवार में बहुत कम लोगों को बताया है। अपनी माँ और भाई को मैंने कुछ भी नहीं बताया, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। आज जब वो ये पॉडकास्ट सुनेंगे तो मुझे पता है दोनों की आंखें भरी हुई होंगी। मेरे दुख की तुलना में उनका दुख बहुत बड़ा है। दोनों ज़्यादा समय तक बाबा के साथ रहे, बाबा की सेवा भी उन दोनों ने ही की है। मैं तो शादी करके अपने संसार में बिजी हो गई थी, पर उन दोनों ने बाबा का साथ आखिरी दम तक निभाया था। मेरी एक ही प्रार्थना है उस ऊपर वाले से और उस हिमालय से, मुझे जो अनुभव मिला और उससे आगे बढ़ने की हिम्मत मिली, उसकी अनुभूति मेरी माँ और भाई को भी हो, उनकी भी तकलीफ़ें दूर हो और वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। और जैसे बाबा ने विश्वास दिलाया था कि हम फिर मिलेंगे, वैसे ही हम चारों फिर से एक बार एक साथ इकट्ठा हो।